आप सभी को एक बात जानकर हैरानी होगी कि एग्जाम में 50 से 60% क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनको आप बिना सॉल्व किए ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कराऊंगा जिनमें आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप ऑप्शन से भी उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन है हमारा कि पूजा, चमेली और अंजू के पर्स में टोटल 450 रुपए हैं। पूजा के पास चमेली से 50 रुपए अधिक हैं। अंजू के पास पूजा की तुलना में 2 गुना है। क्रमशः पूजा, चमेली और अंजू के पर्स में कितने रुपए हैं? इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टोटल रुपया है वो है 450। अब हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 को यदि सभी रुपयों को जोड़े यानी कि पूजा, चमेली और अंजू के रुपए को जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 और 1 5 यानी कि ये 500 के ऊपर हो रहा है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। इसके बाद बी ऑप्शन को देखेंगे तो ये आपका लगभग 450 हो रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। सी को देखेंगे तो इसका भी योग 450 है, लेकिन डी ऑप्शन को देखते हैं तो इसका योग 450 नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन बच रहे हैं, एक है बी ऑप्शन और एक है सी ऑप्शन। अब इन दोनों ऑप्शनों को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या है कि पूजा के पास चमेली से 50 रुपए अधिक है। यहाँ पर हम बी ऑप्शन में देखेंगे तो जो पूजा का रुपया है चमेली से 50 रुपए अधिक है या फिर नहीं, इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ऑप्शन यानी कि बी और सी में दोनों में 50 रुपए अधिक है। अभी भी आपके दोनों ऑप्शन ही करेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट यह है कि अंजू के पास पूजा की तुलना में 2 गुना पैसा है। तो यहाँ पर हम इसको भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि अंजू के पास जो रुपया है वह पूजा की तुलना में 2 गुना सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर 100 का 2 गुना 300 नहीं होगा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि पूजा, चमेली और अंजू के पर्स का रुपया हो जाएगा 125, 75 और 250। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 और 13 में से प्रत्येक में कौन सी सबसे छोटी धनात्मक संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि 18 उनका तीसरा अनुपात हो। तो जब भी हमारे पास 2 संख्याएं ए और बी, 2 संख्याएं दी गई हों और उसका पूछे तृतीय अनुपात, तो तृतीय अनुपात होता है बी स्क्वायर अपान में ए। अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है सबसे छोटी धनात्मक संख्या। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, हम 4 ऑप्शनों में सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले लेंगे। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर है 1। अब हम क्या करेंगे कि 9 और 13 इन दोनों संख्याओं में से हम एक एक को करेंगे माइनस। तो 13 में से 1 जाएगा तो बचेगा 12 और 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा 8। अब यहाँ पर हमें b का स्क्वायर करना है, तो b यहाँ पर 13 है, तो 13 की जगह हम 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12 और 12 का स्क्वायर लिखेंगे तो आ जाएगा 144 और अपान में, और यहाँ पर अपान में कर देंगे a को, तो a है 9, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8। अब इसकी डिवाइड कर देंगे तो 8 का नाम 8 होगा और 8 8 64। यहाँ पर आपका तृतीय अनुपाती आ चुका है 18 और इस क्वेश्चन में भी हमें तृतीय अनुपाती 18 ही प्राप्त करना था। तो यहाँ पर हमें इन तीनों ऑप्शनों को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है जो कि होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 1। और यहाँ पर इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.03 और 0.0003 के बीच का औसत अनुपातिक हमें फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपको 2 संख्याएं दी गई हों a और b और उनका निकालना हो औसत अनुपातिक, जिसे हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल, तो मीन प्रोपोर्शनल होता है आपका रूट के अंदर a इंटू में b। तो यहाँ पर एक संख्या है यहाँ पर 0.03 और दूसरी संख्या है यहाँ पर 0.0003। अब इन दोनों को गुणा करना है और निकालना है रूट।
तो 3 त्रिका हो जाएगा यहाँ पर 9 और 9 का रूट हो जाएगा 3, यानी कि वही आंसर होगा जिसमें 3 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है 1 दशमलव, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें है 13, ये आंसर नहीं होगा। इसमें है 33, तो ये आंसर नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ऑप्शन नंबर सी बच रहा है, जो कि है 0.003। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक वस्तु के मूल्य में 8% और फिर 5% की वृद्धि करता है, तो कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? यानी कि जो दुकानदार है पहले 8% की वृद्धि करता है और दूसरी बार में 5% की वृद्धि करता है, तो 8 और 5 हो जाएगा 13% और इससे आपका प्लस ही आएगा, यानी कि 13% से ज्यादा ही आएगा। हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर जो ए है वो 13 से ज्यादा है, बाकी सभी ऑप्शन 13 से कम है। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 13.4%। आप चाहें तो इस फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, आपका 13.4% ही आएगा। हम आपको ऐसा तरीका बता रहे हैं जिससे आप अपने एग्जाम में क्वेश्चनों को कम से कम समय में सॉल्व कर सकें, जिससे आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें। चलिए इस क्वेश्चन के बाद हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका कि हमारे पास एक संख्या दी गई है और हमें ज्ञात करना है कि यह किस संख्या से विभाज्य है। हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में 16, इस पूरी संख्या को हम 16 से डिवाइड कर कर देखेंगे। तो 16 की विभाजकता का नियम होता है कि अंत के हम 4 अंकों को 16 से डिवाइड कर दें। यदि वह डिवाइड हो जाता है तो वह पूरी संख्या 16 से डिवाइड होगी। अंत के 4 जो अंक है वो है यहाँ पर 4216, इसको हम 16 से डिवाइड करेंगे। तो 16 दूना होगा 32, बचेगा 10, 101, 16 छक्का 96, बचेगा 5, 56 और ये आपका 16 से नहीं कट रहा, ये आपका आंसर नहीं होगा। बी ऑप्शन में है 5, ये आपका 5 से तो यह संख्या कट ही नहीं रही। इसके बाद है सी ऑप्शन जो कि है 18। अब यहाँ पर हम इसमें 9 का मल्टीपल चेक करेंगे तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास संख्या कितनी है, 125 है, फिर 42 है और फिर 16 है। इसको चेक करना है 9 से। यहाँ पर 5 और 4 हो जाएगा 9, यहाँ पर 6, 2 और 1 3, 6 3 9, 2 1 3, यहाँ पर 3 बच रहा है। तो यह पूरी संख्या 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है जो कि है 11, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो पूरी संख्या है वो 11 से पूरी तरह से डिविजिबल यानी कि विभाज्य होगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 11। और इस क्वेश्चन के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यह संख्या है जो 132 से पूरी तरह से विभाज्य है तो हमें p का मान फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 132 है वो एक सम संख्या है, यानी कि यह 2 से डिविजिबल है। तो यानी कि जो भी p का मान होगा वह एक सम संख्या होगी, यानी कि ये ऑप्शन जो सी है ये आंसर नहीं होगा। इसके बाद 132 को देखें तो ये 4 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम 4 का नियम चेक करेंगे। 4 का नियम होता है लास्ट के 2 अंक, यहाँ पर लास्ट में है 3 और फिर है p। यदि p का मान हम ऑप्शन नंबर ए के अनुसार 4 रखते हैं तो हो जाएगा 34, जो कि 4 से नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर बी ऑप्शन में है 2, यदि p का मान 2 रख देंगे तो हो जाएगा 32, जो कि 4 से कटेगा, ये आंसर आपका हो सकता है। इसके बाद आपके पास है ऑप्शन नंबर डी जिसमें है 6, यदि p की जगह हम यहाँ पर 6 रख दें तो बन जाएगा 36, जो कि 4 से कट जाएगा, यानी कि ये भी आंसर आपका हो सकता है। इसके बाद हम 3 का नियम चेक करेंगे। 3 का नियम देखते हैं तो ये सारी संख्या 3 से डिविजिबल है, यानी कि p एक ऐसी संख्या है जो 3 से डिविजिबल होगी। अब बी ऑप्शन में जो 2 है वो 3 से डिवाइड नहीं होता, डी ऑप्शन में 6 है यह 3 से डिवाइड हो जाता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर p का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6, ऑप्शन नंबर डी।